करेंगे द फंक्शन ऑफ iris and pupil. इसमें नोट कीजिएगा, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे द आइरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आइज. द आइरिस कंट्रोल्स the amount of light entering the eyes. The iris controls the amount of light entering the eyes. Full stop. If the amount of light received by the eye received if the amount of light received by the eye is large ब्रैकेट में लिखिएगा as during the is large ब्रैकेट में लिखिए as during the daytime comma then the iris contracts the pupil ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में लिखिएगा makes the pupil small. And reduces the amount of light entering the eye and reduces the amount of light entering the eye Next point लिखेंगे इसमें on the other hand if the amount of light received if the amount of light received by the eye is small, received by the eye is small, ब्रैकेट में लिखिए as in a dark room or during night bracket closed. The iris expands the pupil. The iris expands the pupil. ब्रैकेट में लिखिएगा makes the pupil large. So that more light may enter the eyes.
that more light may enter the eyes. इसमें देखिएगा कि जो आयरिस है, आयरिस का और प्यूपिल का दोनों का फंक्शन क्या है, तो ये दोनों ना साथ साथ काम करते हैं। कैसे? द आयरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आइज। तो आयरिस ही वो ऑर्गन है जो काम करता है, जिसका ये काम होता है कि कितनी लाइट आँख के अंदर एंटर करेगी और कितनी नहीं करेगी। तो इफ़ द अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव्ड बाय द आई इज़ लार्ज, अगर हम ये देखें कि हमारी आँख में जो रोशनी आ रही है, जो लाइट बाहर से आ रही है, अगर वो बहुत ज़्यादा है, जैसे कि ड्यूरिंग डे टाइम जब सनलाइट होती है, तो उस टाइम जो है वो अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई बहुत ज़्यादा होती है, तो प्यूपिल उसको उतनी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो उस टाइम वो क्या करता है, जो आइरिस है, आइरिस का काम क्या होता है कि प्यूपिल को थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कर देती है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब उसको थोड़ा सा छोटा कर देती है। एज ड्यूरिंग द if the amount of light received by the eye is large as during the daytime, then the iris contracts the pupil, that is it makes the pupil small and reduces the amount of light entering the eye. तो क्या होता है कि जो लाइट एंटर करती है आँख के अंदर, जो एंटर करती है वो जो लाइट है वो कम हो जाती है, क्योंकि प्यूपिल ही आपने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या हुआ कि लाइट को एंटर करने के लिए रास्ता कम बचा, तो कम रास्ता उसको मिला, तो जब कम रास्ता मिलेगा तो कम लाइट एंटर करेगी आइज में। उसका उल्टा जस्ट होता है नाइट टाइम। ऑन द अदर हैंड, इफ द अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव्ड बाय द आई इज स्मॉल एज इन अ डार्क रूम और ड्यूरिंग नाइट, अगर किसी डार्क रूम की बात करें या नाइट टाइम की बात करें, तो नाइट टाइम में क्या होता है कि जो अमाउंट ऑफ लाइट है वो हमको, क्योंकि एटमॉस्फेयर में पूरे में अंधेरा हो रखा है, तो प्रॉपर लाइट आँख में अंदर एंटर नहीं कर पाती। तो जब वो प्रॉपर लाइट एंटर नहीं कर पाएगी तो आइरिस का काम क्या होता है कि वो प्यूपिल को फैला देता है, प्यूपिल को एक्सपैंड कर देता है, इसीलिए अंधेरे में हमारी आँखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, और जब बहुत ज़्यादा रोशनी होती है तो रोशनी में हमारी आंखें छोटी छोटी हो जाती हैं। तो ये सारा खेल जो है ये लाइट का ही है कि कितनी लाइट आँख के अंदर जा सकती है और कितनी नहीं जा सकती। अगर ज़्यादा लाइट जाएगी आँख के अंदर तो वो भी हार्मफुल है, कम जाएगी तो वो भी हार्मफुल है। तो दोनों ही केसेस में लाइट एंटर जो होती है आँख के अंदर उसको कंट्रोल कौन करता है? आइरिस। और करता कैसे? प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट या प्यूपिल को एक्सपैंड करके। ठीक है, तो ये तो आइरिस और प्यूपिल का इतना फंक्शन है। सर अगर लाइट ज़्यादा एंटर हो बहुत तो उससे ऑप्टिक नर्व डैमेज हो सकती है। ऑप्टिक नर्व डैमेज हो सकती है, बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे ज़्यादा लाइट कैसे एंटर हो सकती है? ज़्यादा लाइट ऐसे एंटर हो सकती है कि भाई हमने ज़बरदस्ती, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, जैसे किसी मूवी में, फिल्मों में दिखाते हैं ना कि किसी को कल्प्रिट को पकड़ लिया और उसको टॉर्चर कर रहे हैं पुलिस वाले, तो उसको जब बिठा देते हैं तो एक लाइट का बल्ब बड़ा सा जला देते हैं उसकी आँखों के आगे, उसकी आँख कर देते हैं उसके आगे। तो होता क्या है कि वो जब ज़बरदस्ती उसकी आँखें खोलते हैं ताकि उसमें लाइट जाए, तो जब लाइट अंदर जाती है तो सर में बहुत तेज़ दर्द होने लगता है। आप थोड़ी देर तक कंटिन्यूसली खुली आंखों से लाइट को देख सकते हो, ज़्यादा देर तक नहीं देख सकते। तो ये भी एक तरीके का पनिशमेंट है। तो लाइट अगर ज़्यादा आंखों के अंदर जाएगी तो नर्व्स में इतना दर्द होने लगता है कि उससे सर में बहुत तेज़ दर्द होता है। सर एक्ने ट्यूमर पे भी इफेक्ट पड़ता होगा? दोनों चीज़ों पर फर्क पड़ता है, वो पूरी की पूरी आई डैमेज हो जाती है। तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि अगर आँख के अंदर लाइट ज़्यादा एंटर हो रही है तो ऑटोमेटिकली धूप में आप देखें ना, हम आँख ही नहीं खोल पाते, हमारी आँख ऐसी रहती है। ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश भी करोगे तो भी आप मतलब ज़्यादा देर खोल नहीं पाओगे आँखों को। अगला लिखेंगे रॉड्स एंड कोन्स। आइज में अगर लेजर मारते हैं तो कुछ केसेस ऐसे होता है ना कि आइज ठीक हो जाती है, वो पूरा ट्रीटमेंट वो तो उनका लेज़र ट्रीटमेंट होता है। जैसे लेज़र लाइट होती है ना, तो लेज़र लाइट भी अलग अलग तरीके की होती है कि हम कितनी इंटेंसिटी और कितनी फ्रीक्वेंसी की लेज़र लाइट अंदर आँख में एमिट कर रहे हैं। तो वो आँखों को सही करने के लिए जो लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है वो कुछ रेंज होती है उसकी, कि उतनी रेंज की फ्रीक्वेंसी रखी जाएगी। और वो क्या करती है कि अगर किसी भी तरीके का कोई क्या बोलते हैं उसको, कैटरैक्ट सर्जरी भी होती है लेज़र के थ्रू, तो उसमें क्या होता है कि वो लेज़र उस कैटरैक्ट को पिघला देती है। लेज़र लाइट की फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा होती है कि वो उस कैटरैक्ट को पिघला देती है, लेकिन वो एक सर्जन ही कर सकता है उस काम को। कैटरैक्ट ये होता है कि जैसे ना जैसे धीरे धीरे एज बढ़ती है, तो एज बढ़ती है तो हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी में क्या होता है कि हमारी बॉडी में ना जो मसल्स एक्स्ट्रा फॉर्म हो जाती हैं, और वो फॉर्म हो जाती है आँख के ऊपर वाली लेयर पर। तो एक मसल का बारीक सा मेम्ब्रेन बन जाता है। तो अगर आँख के आगे कुछ भी अगर धुंधला सा आ जाता है तो हम बार बार ना आँखों को ऐसे मुड़ते रहते हैं कि कैसे भी करके इसको हटाओ आँखों के आगे से, हमें देखने में दिक्कत हो रही है। लेकिन वो एक मेम्ब्रेन, मसल का मेम्ब्रेन आँख के ऊपर ना चिपक जाता है। अब जब वो चिपक जाता है तो हम कितना भी आँख को ऐसे साफ़ करें, पानी से धोएं, वो हटेगा नहीं। तो उसको कैटरैक्ट सर्जरी के थ्रू ही जो डॉक्टर है
या सर्जन है वही उसको रिमूव करता है। परमानेंट तरीका मतलब ये होता ही होता है हमेशा, या फिर ये मतलब समटाइम्स होता है? किसी किसी को हो जाता है, किसी किसी को नहीं, है ना। और आजकल सर हाँ, एक या फिर 2 बार में वो नाका करता है। आपने देखा होगा कई बार जो थोड़े बुजुर्ग होते हैं, आपने देखा होगा बिल्कुल ब्लैक जेम्स बॉन्ड वाला चश्मा लगा कर घूम रहे हैं, है ना। तो वो चश्मा किस लिए लगाते हैं कि तभी तभी समझ लो उनकी कैटरेक्ट सर्जरी हुई है, और फिर डॉक्टर बोलते हैं कि 5-6 दिन तक आपको अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का बिल्कुल बच के रहना है उससे। तो उनका चश्मा भी ऐसा होता है कि यहाँ से भी क्लोज होता है, यहाँ से भी क्लोज होता है, और फिर फिर इधर से भी, IQ इधर से वाला भी। पहनते हैं सर, उसमें क्या होता है? हाँ? IQ वाला चश्मा क्यों पहनते हैं? आई फ्लू में, हाँ। आई फ्लू में तो कुछ नहीं, आई फ्लू में तो ये है कि आंखों में थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया। और फिर चश्मा पहन के आते लोग फिर आते हैं। वो इस वजह से होता है कि आई फ्लू ना जनरली कैची होता है, मतलब एक से दूसरे को ट्रांसफ़र हो जाता है, कंटेजियस होता है बहुत ज़्यादा। जैसे खांसी होती है, और अगर खांसी है तो खांसी में मास्क वगैरह, आजकल अब बहुत लोग कॉन्शियस हो गए हैं कि खांसी अगर किसी को हो रही है तो वो मास्क लगा कर निकलता है। तो वो इसीलिए कि ये चीज़ जल्दी से फैलती है, ऐसे ही आई फ्लू का भी है। और सर वो फिनोमेना जो होता है कि आप एक बहुत ही सोर्स ऑफ लाइट में जो बहुत ज़्यादा लाइट निकलती है और फिर आप अगर उसको हटाओ तो सर आप ब्लैकआउट से कर जाते हैं। हाँ, वो यही चीज़ है कि जब बहुत ज़्यादा लाइट आँख के अंदर एंटर हो चुकी है। बेटा ऑनलाइन वाले बस ज़रा 2 मिनट वेट करें, इधर लाइट गई है, अभी आ जाएगी। वो फिनोमेना ये है कि हम अभी तो बहुत ज़्यादा लाइट में हैं, तो अभी हमारी आँख जो है, अभी हमारी आँख मतलब अडेप्ट कर चुकी है उतनी लाइट को कि हमारा प्यूपिल जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड है। हमारे पास किसी भी तरीके के कोई सनग्लासेस नहीं है, और हमारे प्यूपिल जो है वो काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, और हम रोशनी में हैं। रोशनी से हम घर के अंदर आते हैं, घर के अंदर अंधेरा हो रखा है, लाइट वाइट जा रखी है, तो हम जाएंगे तो आते ही एकदम से हमारी आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी। लेकिन होगा क्या कि हमारी जो आई है वो, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, कुछ सेकंड्स का टाइम लगता है, पूरा 1 मिनट नहीं लगता नॉर्मल होने के लिए। 1 मिनट से भी कम टाइम में आँख नॉर्मल हो जाती है। क्यों? क्योंकि तब उसको आदत है उस चीज़ की कि रोशनी उसको उतनी मिले, अडेप्टेबिलिटी बढ़ चुकी है उतनी रोशनी की। अब आप अंदर गए, अंदर जाते ही देखते हैं कि रोशनी गायब हो गई। रोशनी गायब होगी तो थोड़े थोड़े से धब्बे धब्बे से नज़र आने लगते हैं, फिर थोड़ी देर में वो धब्बे भी गायब हो जाते हैं और सब नॉर्मल हो जाता है। तो वो तो सिर्फ अडेप्टेबिलिटी वाली चीज़ है कि अगर मैं गर्म पानी से नहा कर एकदम बाहर ऐसे ही निकल आता हूँ तो जैसे ही निकल के आऊँगा तो छींकें आने लगेंगी। क्यों? क्योंकि बॉडी को उतने टेम्परेचर की आदत हो गई। तो एक मिनट 2 मिनट तक छींकें आएंगी, फिर थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाएगी। वो चीज़ है ये। क्या हो गया? तो ये अगला टॉपिक आप लिखेंगे रॉड्स एंड कोन्स। अब रॉड्स एंड कोन्स इसी से रिलेटेड है, जो काम अभी अभी हुआ है, लाइट गई है। अगर हमारे नंबर ऑफ रॉड सेल्स ज़्यादा होते हैं आंखों में तो हमको देखने में दिक्कत नहीं होती, पर्दा नहीं हटाना पड़ता। तरीका है सर रोशनी बढ़ाने का ये ना ना, ये कोई तरीका वगैरह नहीं है रॉड सेल्स बढ़ाने का। रॉड सेल्स अगर बढ़ गए ना तो जैसे ही रात के टाइम अंधेरा होगा तो सब तुम्हें देखकर भाग जाएंगे। क्यों? क्योंकि आंखों के चारों तरफ एक लाइट सी जलने लगती है। हाँ, वो जो सेल्स होते हैं ना वो लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, और उनको ज़्यादा लाइट की ज़रूरत नहीं होती। उनके अंदर खुद के अंदर ही इतनी लाइट होती है कि उनको बाहर से लाइट की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए उल्लू की आंखें ना बल्ब की तरह चमकती है रात में। तो वो सर होता दिन है। में इफेक्ट नहीं करता? हाँ में दिन में तो सोता है वो, जब इतनी ज़्यादा लाइट होती है तो वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाता, आंख बंद करके सो जाता है। चमगादड़ का भी यही काम है सर। हाँ, चमगादड़ भी ऐसे ही रहते हैं ना। वो तो साउंड यूज़ करता है ना। किसकी बात करते हैं? चमगादड़ अच्छा, चमगादड़ जो बैट होता है, बैट तो साउंड वेव्स। तो सर आप भी यूज़ करते हैं शायद से। देखो ये कहते हैं कि मतलब उसके साथ भी यही होता है, लेकिन उसको ना क्या है कि बैट में भी शायद रॉड सेल्स ज़्यादा होते हैं। सही है। हाँ, बैट में भी वो जो चीज़ है ना कि जैसे बैट उड़ता हुआ आया रात के टाइम पर, तो रात के टाइम पर जब वो उड़ता हुआ आता है तो कई बार ऐसा होता है, और कई बार के मोस्टली ऐसे ही होता है कि ऐसे आया उड़ता हुआ, कभी देखा है हाँ, है ना। घर में आ गया तो वो ऐसे आता है और ऐसे आके ना सर के ऊपर से गुजर जाएगा, टकराएगा नहीं कभी भी। और वो टकराता क्यों नहीं है? क्योंकि ना वो अपने कानों से साउंड वेव्स लगातार एमिट करता रहता है। उससे लाइट नहीं टकरा जाते फिर दिन में। हाँ, लाइट में तो चुपचाप पड़ा रहता है, लाइट में उड़ता ही नहीं चुपका। मैं उसके बाद घर में आ गया टकराता आ गया। वो ऐसे ही परेशान हो गया होगा कि मैं किसी अननोन तो जगह वो पर भी आ गया। सोनार सिस्टम फॉलो करते हैं ना। हाँ, वही वाला सिस्टम है जो रडार वाला सिस्टम है। ये साउंड वेव्स को एमिट करेगा, और जब वो साउंड वेव्स टकरा कर वापस आ जाएंगी और जैसे ही उसको टकराएंगी तो उसको लगेगा सामने ऑब्स्टेकल है, मुड़ जाओ। तो जैसे ही साउंड वेव हमारे माथे को टकराएंगी, वापस आती हैं, उसके कानों में टकराती हैं, उसका ईयर ड्रम जो है वाइब्रेट होता है, तो वो कहता है आगे कोई खतरा है, एकदम से मुड़ जाता है, तो टकराता कभी नहीं है। सर इमेज भी तो फॉर्म होनी चाहिए ना उसकी, रफ इमेज। नहीं, साउंड वेव्स में इमेज की तो जरूरत ही नहीं है।
साउंड वेव्स तो कान से गई, कान से साउंड वेव निकल के अगर चलती जा रही है, वापस नहीं आई, कहीं पर भी टकरा कर, तो वो आराम से उड़ता हुआ चला जाता है। कान भी उसके ना ऐसे होते हैं, ऐसे मतलब सामने मुँह है तो मुँह की तरफ ऐसे मुड़े हुए होते हैं, तो वहाँ से साउंड वेव्स ऐसे एमिट करता हुआ जाता है जैसे मिसाइल छोड़ रहा हो। सर वो रेड कलर कुछ स्पेसिफिक किसका, लेज़र का? हाँ ना, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो लाइट वेव्स की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। हम यहाँ पर करेंगे कि सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी, जो आप रेड कलर वाली बात बोल रहे हो, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रेड की होती है और सबसे कम फ्रीक्वेंसी विब्योर। चलिए नोट करिएगा रॉड्स एंड कोन्स। यहाँ लिखिएगा, द रेटिना ऑफ अवर आई हैज अ लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। The retina of our eye has a large number of the retina of our eye has a large number of light sensitive cells. The retina of our eye has a large number of light sensitive cells. Full stop. There are two kinds of light sensitive cells on the retina. There are two kinds of light sensitive cells on the retina. Rods and cones. तो पहला लिखें rods. इसमें लिखिएगा rods are the rod-shaped cells present in the retina of an eye. Rods are the rod-shaped cells present in the retina of an eye. Present in the retina of an eye, which are sensitive to dim light. सर दिल्ली के अंदर सर रॉड सेल्स काफी ज्यादा हो जाता है, लोग से रात में देख पाते हैं, तो सर देख पाते हैं। सर डेंजर सर वो आराम से घूमती है। ऐसा नहीं है, मतलब रॉड सेल्स उतने ज़्यादा नहीं होते उसके कि जैसे हम ये बात करते हैं ना कि आउल है, आउल के तो बहुत ज़्यादा रॉड सेल्स होते हैं, उसको तो प्रॉब्लम होती है डे लाइट में। लेकिन जो कैट है, कैट के नॉर्मल से ज़्यादा होते हैं, मतलब ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। सर PM9 होता है किसी के पास ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं होते, बहुत ज़्यादा नहीं होते, मतलब उसको ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, दोनों टाइम में वो अडेप्टेबल होती है। और सर aquatic animals में क्या होता है? इसमें aquatic animals जो होते हैं एक्वेटिक एनिमल्स जो है, एक्वेटिक एनिमल्स का रॉड और सेल्स का क्या खेल है इसमें, रॉड सेल्स का और कोन्स का। एक्वेटिक एनिमल्स का तो हमने कोई एग्जांपल भी नहीं देखा। मुस्लिमों से नहीं थोड़ी टकराती है सर, आप मुझे समझ लेगा। एक्वेटिक का नहीं पता। सर वेव्स सोलर सिस्टम सोलर सिस्टम यूज़ करते हैं, वेव भी, और आपका जो ये शार्क, डॉल्फिन डॉल्फिन क्या सोलर सिस्टम यूज़ करेगी? डॉल्फिन तो खुद ही आधा टाइम पानी के बाहर निकल के कूदती रहती है। रॉड्स आर द रॉड शेप्ड सेल्स प्रेजेंट इन द रेटिना ऑफ एन आई, व्हिच आर सेंसिटिव टू dim light, which are sensitive to dim light. सर उनके पास फिशेस के पास ना कौन सेंस शायद ज़्यादा होगी क्योंकि पानी में कलर सेंस करता है। शायद का क्या करें, मतलब ये चीज़ मैंने पढ़ी नहीं है, यहाँ पर एग्जांपल्स में भी ऐसा कुछ है नहीं, है ना, तो ये तो देखा जा सकता है आराम से, कभी गूगल वगैरह पर देख सकते हैं आप लोग। सर पानी के अंदर से टेढ़ा क्यों दिखता है? पानी के अंदर टेढ़ा क्यों नहीं दिखता, ऐसा कुछ नहीं। सर बाहर से तो टेढ़ा
बाहर भी कहाँ दिखाई देता है टेढ़ा? बाहर भी कहाँ कैमरा दिखाई में सर आप टेढ़ा नहीं आता। आप देखो ना कि अगर मैं बाहर की भी बात करूँ तो एक सीधा पाइप है, उस सीधे पाइप के थ्रू तो मैं देख सकता हूँ। अगर उसी पाइप को हमने मोड़ दिया तो नहीं देख पाते। सेम पानी में भी नहीं देख पाएंगे। बस पानी में क्या है कि पानी अगर ट्रांसपेरेंट है इस तरीके का, जैसे आप कहेंगे कि पानी तो ट्रांसपेरेंट ही होता है, तो जैसे हम समंदर के पानी की बात करते हैं तो समंदर के पानी में क्या है कि उसमें सॉल्ट्स वगैरह बहुत होते हैं, सॉल्ट होता है, सैंड होता है, तो वो उतना साफ़ नहीं होता। अब अगर हम बात करें कि उसमें देखा कैसे जाएगा तो वो भी मीडियम ही तो है, लिक्विड मीडियम। हमेशा वाइट होगा। डिस्टिल्ड वाटर हाँ हमेशा ट्रांसपेरेंट होगा, क्योंकि उसमें कैसा भी कोई सॉल्ट सैंड होता ही नहीं, बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है। तो उसमें भी सीधा तो दिखाएगा ही नहीं। जो हमारी जो लाइन ऑफ साइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही फॉलो करेगी। अपने डिस्टिल पाउडर में सीधा दिखाई देगा, टेढ़ा दिखाई नहीं सीधा ही, उसमें भी सीधा ही दिखाई देगा। हाँ अगर हम कंपेयर करने लगेंगे ना कि हम तो एयर में खड़े हुए हैं लेकिन हम रे ऑफ लाइट देखना चाहते हैं जो पानी में जा रही है, रे ऑफ लाइट जो एयर से पानी में जाती है, तो वो हमेशा मुड़ेगी। वो हमेशा मुड़ेगी क्यों? क्योंकि रे ऑफ लाइट एयर से वाटर में जा रही है, यानी कि रेयर और मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो वो हमेशा ही रिफ्रैक्शन होगा उसमें। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट एंटर करती है तो रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट मुड़ती है। सर मुझे एक कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया कि सर आपने बोला था रेटिना पे इन्वर्टेड बनती है इमेज और हमारा ब्रेन इंटरप्रेट करता है उसको सीधा इंटरप्रेट, तो सर जब हम वर्ड्स को उल्टा देखते हैं तो ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है। वो यही है ना कि हमारा जो दिमाग है, हमारा दिमाग बचपन से ही ऐसा डेवलप हो गया कि बनती जो भी इमेज उल्टी बनती है वो उसको सीधा देखता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो सीधी इमेज बनेगी उसको वो उल्टा देखेगा। तो जैसे हम कभी अपनी आंखों को चेक कराने जाते हैं तो हमने देखा है कि वहाँ पर ना उल्टे लेटर्स लिखे रहते हैं, तो हम उल्टे लेटर्स को देखते हैं तो हमें वो उल्टे ही दिखाई देते हैं, है ना। लेकिन उसकी इमेज हमारे रेटिना पर सीधी बन रही है, पर रेटिना को ये प्रैक्टिस हो चुकी है कि अब उसको जो भी चीज़ दिखेगी वो जो भी चीज़ उसकी इमेज बनेगी वो उसको इंटरप्रेट उल्टा ही करेगी। तो ये चीज़ बचपन से डेवलप होगी। तो हमेशा ही ऐसा होता है। तो ये क्या है कि बचपन से ये चीज़ डेवलप हो चुकी है कि जो भी इमेज रेटिना पर बनेगी, अब मुझे तो पता ही नहीं, आपको भी नहीं पता, हम में से किसी को भी नहीं पता रेटिना पर कौन सी इमेज बन रही है। हमें तो जो दिख रहा है हम तो वो कह रहे हैं, भाई सीधे बैठे हुए सीधे दिखाई दे रहे, है ना। तो अगर कुछ गड़बड़ हुआ होता कि बचपन में दिमाग ही डेवलप नहीं हुआ होता तो सब उल्टे दिखाई देते। सर ये कैसे पता चला सर कि रेटिना इन्वर्टेड बनती है? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है ना, जो हमारा आई लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस है, और जो रेटिना है वो एक स्क्रीन है। तो स्क्रीन पर बनने वाली इमेज हमेशा रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी, ये रूल है। कोई प्रैक्टिकल तरीका नहीं देखेगा जैसे बात अच्छा प्रैक्टिकल तरीके से ही तो देखा ही तो गया उस चीज़ को। भाई जो आई सर्जन्स हैं, आई सर्जन्स तो आँख के अंदर वो तो सब कुछ, मतलब उनको तो सब कुछ अंदर का पता है ना। तो मतलब उन्हीं लोगों ने देखा और उन्हीं लोगों ने देखकर बताया कि यहाँ पर तो कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस तो इन्वर्टेड इमेज बनाता है, तो इन्वर्टेड ही इमेज बनती है उसमें। तो नेचुरल ये एक हमारा एक स्क्रीन है जो रेटिना है, समझ रहे हैं। जैसे कि पानी है, तो पानी अगर बिल्कुल आप देखेंगे कि जो स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल का पानी तो बिल्कुल साफ़ होता है। ऐसे ही कुछ हमारे कंट्री के तो नहीं, क्योंकि यहाँ तो कचरा वचरा सब पानी में डाल दिया जाता है। तो जो खास तौर पर जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर पानी का मतलब वाटर का बड़ा ध्यान रखा जाता है। तो वहाँ पर तो आप नदी में भी अगर देखेंगे तो चेहरा साफ दिखाई देगा। तो वो कोई मिरर थोड़ी है, तो हम ये कहेंगे कि नहीं, तो फिर वो एक नेचुरल स्क्रीन हो गया जिस पर हम अपनी इमेज देख सकते हैं। तो ऐसे ही जो रेटिना भी एक नेचुरल स्क्रीन है, तो उस पर इमेज हमेशा इन्वर्टेड ही बनती है। हाँ अगर आपने आगे से लेंस रिमूव कर दिया, आँख का जो नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस है वो रिमूव करके आपने कॉन्केव लगा दिया, तो फिर इमेज सीधी बनेगी, फिर उल्टी नहीं बनेगी, ठीक है। हमको सब कुछ उल्टा देखेगा, फिर हमको सब कुछ उल्टा ही दिखाई देगा। चलिए, rods are the rod-shaped cells present in the retina of an eye which are sensitive to dim light. Full stop. Rods are the most important. Rods are most important for vision in dim light. Rods are most important for vision in dim light. तो सर जो लोग कलर ब्लाइंड होते हैं उनमें कौन सी चीज़ होती है? शायद थोड़ा सा कलर ब्लाइंडनेस में शायद यही प्रॉब्लम होती होगी, क्योंकि और ये बहुत मतलब छोटी प्रॉब्लम नहीं है, ये मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों में होती है। फीमेल्स में नहीं होती, ये प्रिडोमिनेंट मेल्स में होती है ज़्यादातर।
कभी नोटिस करा है कि किसी कभी कभी सोच कर देखो, घर परिवार में सोच कर देखो, किसी फीमेल ने कहा यानी कलर बता दीजिए, कलर कौन सा, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा मेल्स में तो फ्रेंड्स कभी किसी ने देखा है कि भाई मेरे को कलर्स का डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, तो मैं कलर ब्लाइंड में अपना बता दूँ, मुझे नहीं पता चलता कलर्स का डिफरेंस, और ये मुझे पता ही नहीं था। धीरे धीरे जब बड़ा हुआ तो बड़ा होने के बाद में पता चला कि कलर ब्लाइंडनेस के टेस्ट होते हैं, छोटे छोटे ना सर्कल्स मिलेंगे आपको, कभी गूगल पर चेक करके देखो, तो उस पर छोटे छोटे सर्कल्स होते हैं। उन छोटे छोटे सर्कल्स में क्या होगा कि उन सर्कल्स में ये होता है कि उनमें ना डॉट 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 बने रहते हैं, और उसमें मिक्सिंग हो रखी होती है कि पूरे सर्कल में रेड कलर के डॉट 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 बने होंगे, और उसमें ग्रीन कलर के डॉट से 2 या 3 या 4 ऐसे लिखा होगा। तो जो भी पर्सन रेड और ग्रीन में डिफरेंशिएट कर पाएगा, अब रेड मेरे को पता है कि हाँ लाल रंग की गाड़ी खड़ी है तो मैं कह दूँगा हाँ लाल गाड़ी है, ठीक है। ग्रीन कलर की गाड़ी है तो मैं कह दूँगा कि हाँ ग्रीन कलर की गाड़ी है, पता है। लेकिन जहाँ रेड और ग्रीन गाड़ी साथ साथ आ गई ना तो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, वहाँ कन्फ्यूज़न हो जाएगा, हटा दो भाई इसको, आंखों के आगे से दिक्कत हो रही है। तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है जो, और शायद पूरे वर्ल्ड में सर्वे करा गया तो शायद 10 में से 4 जो मेल्स हैं उनमें कलर ब्लाइंडनेस होता है। अब ये कौन सा चक्कर है, क्या चक्कर है, पता नहीं। मेरे साथ तो है, और मैंने तो, मुझे कुछ ऐसा लगता है कि शायद बचपन से भी मैं बचता था, कलर्स को पहचानने से मैं बचता था। जैसे जब मैं छोटा था तो छोटे में बताते हैं ना कि ये वाला कलर है, बच्चों को सिखाते हैं, तो मुझे सिखाया जाता था तो मैं कहता था हाँ ठीक है हो जाएगा, हो गया, बस ऐसे कह के बच के निकल जाता था वहाँ से। अब बचपन में कोई ऐसे टेस्ट तो होते नहीं थे कि बहुत ज़्यादा टेस्ट हो गया आपका और टीचर ने डांट लगा दी, मम्मी पापा को बता दिया, तो ऐसा तो होता नहीं था। हाँ धीरे धीरे जब बड़े होते गए तो 5th 6th क्लास में आते गए तो तब तक पता चलता गया कि भाई अब थोड़ी सी पढ़ाई धीरे धीरे टफ हो रही है। टफनेस का कैसे पता चला, पेरेंट्स ने थोड़ा टोकना शुरू करा, टीचर्स ने, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में वो एक डायरी होती थी, डायरी में लिख कर देते थे कि ये पढ़ नहीं रहा है, आजकल नालायकी कर रहा है, मुझे लिख कर भेजना शुरू करा। तो फिर धीरे धीरे ना मुझे अच्छा लगने लगा, क्यों, क्योंकि फिर मैथ्स आ गया, साइंस आ गया, हिंदी इंग्लिश SST वो ठीक था। तो ये जो ड्राइंग वगैरह वाली चीज़ थी इसमें मैं डरता था, ख़ास तौर पर किसी ने कह दिया कि वो पीकॉक बनाकर लाना है, उसमें ना उसके जो फैदर है वो ब्लू कलर के और ये ग्रीन कलर का, ये रेड का, तो वहाँ कन्फ्यूज़न हो जाता था। तो जो कलर्स मिलते थे मार्केट में, कैमल एक कंपनी है, उसके कलर्स मिलते थे, तो मैं जानबूझकर ये कहता था कि भैया दिखाओ जरा, तो मैं खोल कर देखता था, जिस डिब्बी पर लिखा रहता था कि अच्छा ये रेड वाला है, ठीक है, जिस पर लिखा है ना कि ये रेड कलर है वो, अगर कोई कहे कि नहीं कोई दूसरा भी दे देते थे तो नहीं ये नहीं चाहिए, बेकार है, इसमें तो पता ही नहीं चल रहा रंगों में, कह रहे पता तो चल रहा है लाल है, ये नीला है, ये हरा है। अब उसमें प्रॉब्लम ये भी होती है कि हम लोग जैसे मेरे जैसे कलर ब्लाइंड, हम लोग क्या, हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम जो ब्लू के अलग अलग शेड्स हैं ना, जैसे वॉयलेट हो गया है ना, और इंडिगो हो गया, हम उसमें भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, हम उसमें भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। कोई कहेगा ये स्काई ब्लू हाँ है, ठीक है मान लिया, कोई कहेगा नहीं नहीं ये ग्रीन है, फिर ये क्या है, मैं कहूँगा ये वाला क्या है, ये पैरेट ग्रीन है, ये क्या है, ये लाइट ग्रीन है। तो इस तरीके से वो जो अब उसके जो अलग अलग शेड्स हो जाते हैं ना, वो शेड्स में ही हो जाता है, हटा दो यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो जोर पड़ने लगता है आंखों पर। तो ये एक रीज़न था कि मिलिट्री में। तो मेरा क्वेश्चन है सर, कलर ब्लाइंड ऐसा होता है मतलब कि कलर ब्लैक है, किसी को ब्लैक कलर ब्लू देखता है? अरे नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। मेरे पास तो प्रॉपर सर्टिफिकेट है कलर ब्लाइंडनेस का कि मैं हूँ, है ना, और वो मिला है सर्टिफिकेट, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ रिजेक्शन है वो। SSB इंटरव्यू हुआ था सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का, वहाँ से रिजेक्ट होकर वापस आ गया था कि रंगों की पहचान नहीं है, पहले से पता ही नहीं था। रिटर्न क्लियर कर लिया, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन था, उसकी बड़ी तैयारी करवाई थी मम्मी ने, अच्छे से इंग्लिश बोलनी है, डिबेट होगा, टॉपिक दिया जाएगा, बोलना है, तो तैयारी करी बहुत अच्छे से, वो सब हो गया। और ये 6th क्लास में होता है टेस्ट, नैनीताल में एक स्कूल है, घोड़ा खान एक जगह है, हाँ, तो वहाँ के लिए सिलेक्शन में था कि भाई जाना है, वहाँ पता चला जी आपके लड़के को कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है, निकल लो यहाँ से, निकल लिए चुपचाप। ऐसी ब्लाइंडनेस भी जिसका टेस्ट होता है, आपको पता होता है कि ब्लाइंडनेस है। तो मेरी मम्मी को ऐसा कलर ब्लाइंडनेस, उनको ग्रीन ना सर ब्लू लगता है, वो पता नहीं क्या चीज़ है, लेकिन जो मुझे फिर मैंने पढ़ा उसके बारे में, और मैंने कई डॉक्टर्स को भी मम्मी पापा लेकर गए, उन्होंने कहा जी इसमें कोई प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं है, ये तो होता ही है। तो वो कहने लगे बेटा तेरे को क्या सब कुछ ब्लैक और वाइट ही दिखाई देता है? मैंने कहा नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं है कि मेरी दुनिया में रंग है ही नहीं, अंधेरा ही दिखाई देता है सब। हिस्ट्री के पिक्चर से ब्लैक और व्हाइट दिखने लगता है, तो पुराने ज़माने में ब्लैक और व्हाइट। हाँ, तो बस वही है कि जेनेटिक होता है क्या? ये शायद जेनेटिक है, शायद, क्योंकि मेरे नाना जी को था ये, है ना, वो भी गड़बड़ करते थे रंगों में ऐसे ही, उनसे कुछ पूछते थे मुझे नहीं पता, वो ऐसे हटा देते थे।
तो मदर कैरियर होती है और मतलब फीमेल्स ठीक होती हैं, वो आगे जनरेशन में फॉरवर्ड कर देती हैं। तो माई मदर कुड बी कैरियर और उससे मुझ में आ गया। भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो छोटा भाई है उसको सारे रंग दिखाई देते हैं, मेरे साथ प्रॉब्लम। चलिए, रॉड्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर विजन इन डिम लाइट एज ड्यूरिंग द नाइट। और अब जो है ना, अगर आप में से कोई भी मिलिट्री में जाना चाहे तो नेट पर सर्च करना, कैलकाटा में ट्रेनिंग अकेडमी है। तो उन्होंने वो क्या करवाते हैं, वो कलर ब्लाइंडनेस को ट्रेन करते हैं, वो उनकी पूरी ट्रेनिंग करवाते हैं। तो अब कलर ब्लाइंड भी वो टेस्ट क्लियर कर जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसकी कलर ब्लाइंडनेस दूर हो जाएगी, लेकिन वो जो मिलिट्री के एयरफोर्स के जो टेस्ट होते हैं वो उन टेस्ट को क्लियर कर जाएगा। हाँ, ये चीज़ है। लेकिन जो है ना, उसके बावजूद भी जो ये प्रॉब्लम है ये धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। उसका रीज़न ये है कि एयरफोर्स में क्यों नहीं लेते भाई, कलर्स के ना अलग अलग सिग्नल्स होते हैं कि अगर सामने रेड कलर है, अब उसने देखा कि यार आगे तो ग्रीन कलर है, पता चला उड़ा दिया उसने, सामने रॉकेट डाल दिया, है ना। तो इस वजह से ये थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। पर जनरली पुलिस में होता है, तो पुलिस में तो ठीक है, पुलिस में भी होता है कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट। तो उसमें जो है उसमें तो चलो ठीक है, क्योंकि पुलिस वाले फ्रंट पर नहीं जाते ना लड़ने, तो पुलिस वालों की तो अंदर मतलब वो तो पब्लिक के साथ डील करते हैं, तो वहाँ कोई ऐसी लेवल होते हैं कि बेसिक है, शायद होते होंगे, मुझे तो पता नहीं। मैंने बहुत कोशिश करी उसके बाद कलर्स लर्न करने की, मुझे हुए नहीं, याद ही नहीं। और मैं बड़ा खुश हुआ, लाइफ में सबसे ज़्यादा खुश कब हुआ था जब मेरे को मतलब जैसे बाइक चलानी सीखी ना, तो जब हम पहले जाते थे तो रास्ते में जो ट्रैफिक सिग्नल होता है, तो ट्रैफिक सिग्नल पर ना ये होता था रेड, ग्रीन और ऑरेंज। ऑरेंज का मतलब बी प्रिपेयर्ड फॉर रनिंग, कि अब आपका नंबर है, अब आपका सिग्नल खुलने वाला है, यहाँ से निकल लेना। रेड का मतलब क्या होता है कि अब आपको रुकना है। तो पहले क्या होता था कि इनका कोई ऑर्डर नहीं होता था, बीच में रेड कलर है, मतलब 3 लाइट होती है ना, 1 2 3, तो मैं उनको याद कर देता था कि अच्छा सबसे नीचे रेड होगा, फिर ऑरेंज होगा और सबसे ऊपर ग्रीन लाइट होगी, तो मुझे ये याद हो गया था। फिर कई जगह पर ये हुआ कि मैं चल दिया आगे को और जनता रुकी हुई है ना। फिर पुलिस वाले ने रोक लिया कि पागल है कि तू किधर जा रहा है ना। मैंने कहा वो तो गया सिग्नल, तो कहने लगे किधर आना चाहिए। फिर वो चलान वलान होगी जो ड्रामेबाजी होती है, तो वो सब कुछ हो गया। फिर मैं सबसे ज़्यादा खुश तब हुआ जब ये ग्रीन, रेड और ऑरेंज का कॉन्सेप्ट ही हटा दिया, क्योंकि ये प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं थी, बहुत जनता के साथ थी। तो आप कहीं पर भी देखेंगे ट्रैफिक सिग्नल पर कलर का कॉन्सेप्ट अब नहीं है, अब एरो का कॉन्सेप्ट है। एरो आ गया अगर आपकी तरफ का ये वाला एरो कि आपको निकलना है, हाँ बस मज़ा आ गया था लाइफ में। अब ठीक है, अरे वो कोई बात नहीं, पर एरो तो है ना, एरो से डायरेक्शन तो दिखाई दे रही है कि तुम्हें चलना है, अब वो किसी भी कलर का हो, ठीक है। चलिए जी, देखिएगा एज ड्यूरिंग द नाइट, बस इतना लिखना है, एज ड्यूरिंग द नाइट। भाई कलर ब्लाइंडनेस बड़ी खतरनाक चीज़ है। आगे लिखते हैं, नोट कीजिए, वी कैन सी थिंग्स टू सम एक्सटेंट इन द डार्क रूम। We can see things to some extent in a dark room. In a dark room or in the darkness of night. Precautions होते हैं सर करंट ब्लाइंडनेस के, तो भी ना पावर नहीं आता। क्या precautions? कुछ नहीं। We can see things to some extent in a dark room due to the presence of rod cells. Due to the presence of अटैच्ड येलो तो सर रेयर होता है ना, क्या चीज़ अटैच्ड येलो सर। हाँ नहीं, वो तो रेयर ही मतलब जो आईसी कलर मिलते हैं, तो बहुत मिलते हैं। सबको सर आज मिला सर एक कान। यहाँ आप सब लोग बैठे हुए हैं, है ना, तो थोड़ा बहुत उसका है अटैच्ड ईयर डोप, है ना, ऐसे करो ऐसे, यानी फिर भी फ्री है इसका, फिर भी फ्री है। अटैच्ड काफ़ी रेयर होते हैं। फ्री ईयर डोप, ये फ्री समझ रहे हैं ना, ये वाला जो हिस्सा जिसको खींच देते हैं टीचर वगैरह, वो वाला, तो ये अटैच्ड वाले काफ़ी कम मिलते हैं, रेयर। तो मेरे को सर मिला है सर आईसी कलर क्या डिटरमाइन करते हैं, कुछ होता है? वो कुछ नहीं, आइज़ के कलर से ऐसे कुछ लेना देना नहीं है कि अगर किसी की ब्लू कलर की आइज़ है तो उसको सब नीला नीला सर, मतलब सर ट्यूब पे का कलर सर ब्लू है।
हाँ, तो इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि उसको सब नीला नीला नजर मैं आएगा। कुछ नहीं करती उस टाइम की नाक में लिप्स मैं सुना कुछ नहीं, ये सब जेनेटिक वेरिएशंस हैं और कुछ नहीं है इसमें। देखिएगा, we can see things to some extent in a dark room due to the presence of rod cells in the retina. Due to the presence of rod cells in the retina of our eyes. फिर लिखें नॉक्टर्नल एनिमल्स, नेक्स्ट पॉइंट लिखना नॉक्टर्नल एनिमल्स, ब्रैकेट में लिखिए एनिमल्स विच स्लीप ड्यूरिंग द डे which sleep during the day and come out at night like the owl. तो ये थोड़ी कैट होते थे चीता होते थे, ये नॉकटर्नल में आए कि नहीं आए बड़े पॉपुलर तो कि ये ऐसा थोड़ी है कि दिन में सोते ही रहते हैं, दिन में भी एक्टिव रहते हैं। नॉर्मल ह्यूमन बींग से थोड़े से ज़्यादा रॉड सेल्स होते हैं, लेकिन जो आउल हो गया, आउल में कुछ ज़्यादा ही होते हैं। Nocturnal animals which sleep during the day and come out at night, like the owl, have a large number of rod cells in their retina. सर उस हिसाब से तो जो जिनकी नाइट शिफ्ट होती है वो नॉकटर्नल होता है। तो देखिए नाइट शिफ्ट होने से उनके से कुछ आई की पावर बढ़ती है, मतलब कि नाइट शिफ्ट का मतलब ये थोड़ी उनको जंगलों में अंधेरे में छोड़ दिया गया है। जहाँ पर भी नाइट शिफ्ट है वहाँ पर लाइट तो जलती ही है। सर जो लोग नाइट शिफ्ट करते हैं उनको सर हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है। हेल्थ प्रॉब्लम्स इस वजह से हो जाती हैं क्योंकि हमारी बॉडी डेजिग्नेटेड ही इस वजह से इस तरीके से है कि जैसे हमारी जो रॉड सेल्स हैं, आँखों में रॉड सेल्स हैं, वो कम है। वो कम का मतलब ये है कि भाई जब दिन के टाइम पर जब हमको प्रॉपर रोशनी मिलती है तो अगर मतलब अगर मान लीजिए आप दिन के टाइम पर अगर आप सोना भी चाहते हैं तो कुछ जो कुंभकर्ण है उनकी तो बात छोड़ दो, लेकिन अगर आप सोना भी चाहते हैं तो उसमें क्या है कि आप पर्दा तो डालोगे ना रूम का, ठीक है, पता चला रूम के अंदर बहुत ज़बरदस्त रोशनी आ रही है, धूप आ रही है, उसके बावजूद भी आप सोए पड़े हो, तो ऐसा तो नहीं होता। जनरली हमको अंधेरा करना होता है। अंधेरा करना ही इस वजह से होता है कि भाई जब आँखों में लाइट कम जाएगी तो अपने आप ही जो आँख है वो अपने आप ही बंद होना चाहेंगी। तो वही प्रॉब्लम है कि भाई ये शुरुआत से चला आ रहा है कि जो हमारी स्लीपिंग साइकिल है वो स्लीपिंग साइकिल यही है कि जैसे अंधेरा हुआ तो ह्यूमन बींग्स का सोने का टाइम वही हो जाता है। ऐसे ही मोस्टली एनिमल्स का भी होता है। हैबिट हो गई। तो वो मोस्टली एनिमल्स का भी होता है। तो उसी तरीके से है कि सनलाइट जो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो जब हमको एनर्जी लेनी है तब हमने पर्दा डाल दिया और हम सोए पड़े हैं घर के अंदर, और जब सनलाइट है नहीं, यानी कि जब एनर्जी वाला सोर्स है नहीं, तो तब हम जो है बाहर घूम रहे हैं, तो प्रॉब्लम तो होती है। और ये बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हुई, ये जो कोरोना वाला जो टाइम चला था तो उसमें सभी लोग घरों के अंदर बंद हो गए थे। वो बोन्स की प्रॉब्लम ज़्यादातर लोगों को हो गई है। ज़्यादातर लोग इस शिकायत के साथ पहुँचते हैं डॉक्टर के पास कि मेरे घुटने में दर्द है, एड़ी में दर्द है, पैरों में दर्द है, हाथ में दर्द है। तो वो क्यों है? क्योंकि एक्सपोजर ही खत्म हो गया, घर के बाहर ही निकलना बंद कर दिया, तो धूप में जाते ही नहीं। विटामिन डी की कमी, विटामिन डी की कमी। सर की आँखें ठीक करने के लिए सुबह सुबह घास पे चलना होगा। अब उसको डॉक्टर कुछ बताएंगे, होगा कुछ उसका मतलब। हाँ ये कोर्स है, तो आप वक्त 4 बजे उठो तो मैं आँखें ठीक होगी, पता नहीं चलता है। अरे सेम होता होता है। है। मैं बोल रहा हूँ घास के ऊपर चलने से आप तो कुछ मेडिकल होगा, कुछ ना कुछ मेडिकल रीज़न होगा, ऐसा फर्जी। फिजिकल थेरेपी है। हाँ होगा कुछ ना कुछ, वो हमें नहीं पता, हमें नहीं पता तो हम हंसेंगे ही उस बात पर। Like the owl have a large number of rod cells in their retina which help them see properly during the night. Which help them see properly during the night.
properly during the night when there is not much light. When there is not much light. उसके बाद देखिएगा कोन्स। Cones are the cone-shaped cells present in the retina of an eye. Cones are the cone-shaped cells present in the retina of an eye, which are sensitive to bright light or normal light. Which are sensitive to bright light or एनिमल्स जैसे शीप ये इनका विजन व्यू से ज़्यादा होता है, मतलब वाइड एंगल होता है इनका, आइसर से इनके साथ जो फोकस पावर थी वो कम हो जाएगा। बस वो सीधा सामने उतना क्लियर नहीं देख पाती। जैसे हमारी दोनों आंखें सामने हैं, अभी शीप की बात करेंगे तो एक आंख इधर है, एक आंख इधर है, इधर का दोनों तरफ। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो हॉर्स को होती है, तो दिक्कत होती है, पीछे को भी फ्रंट में कुछ दिखता ही नहीं है। वो सामने का देखने में उनको दिक्कत होती है। अच्छा, अगला पॉइंट लिखेंगे इसी में और से जो मतलब ठीक ठाक लगभग उनका किसी एक आउट से वो साइड से देख सकते हैं, उनका वजन का बढ़ता होता है। इसके अंदर सब बॉक्स है रखा है सर, एक साथ इसी वाला। ठीक है, छोड़ो ना इसको। The cone cells of our retina also respond to colors. The cone cells of our retina also respond to colors. Also respond to colors. Full stop. In other words, cone cells cause the sensation of color. In other words, cone cells cause the sensation of colors of objects in our eyes. In our eyes. तो देखिएगा जी फटाफट इसका रॉड्स का देखिएगा। रॉड्स आर द रॉड शेप्ड सेल्स प्रेजेंट इन द रेटिना ऑफ एन आई व्हिच आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। तो रॉड सेल्स को रॉड सेल्स इस वजह से कहा जाता है क्योंकि उनकी जो शेप है वो रॉड के जैसी होती है, स्ट्रेट होती है। रॉड्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर विजन इन डिम लाइट एज ड्यूरिंग द नाइट। तो ये क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंडेंट होते हैं, तो अगर लाइट कम भी है, अगर डिम लाइट भी है, तो भी रॉड सेल्स अगर आंखों में हैं ठीक से, तो हम नाइट टाइम में ठीक से देख पाते हैं। We can see things to some extent in a dark room due to the presence of rod cells in the retina of our eyes. तो हम कुछ एक्सटेंट तक हमको थोड़ा बहुत तो अंधेरे में भी आइडिया होता है ना कि हाँ
कुछ कुछ हमको हल्का फुल्का धुंधला सा दिखाई दे रहा है, तो वो जो दिखाई देता है वो रॉड सेल्स की वजह से ही दिखाई देता है। अगर रॉड सेल्स बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो लाइट बंद होने के बाद हमको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। फिर है नॉकटर्नल एनिमल्स, वो वही वाले एनिमल्स जो भी रात में जागते हैं और दिन में सोते हैं। The nocturnal animals which sleep during the day and come out at night like the owl have a large number of rod cells in their retina which help them see properly during the night when there is not much light. तो उनको रात में देखने में कंफर्टेबल होता है क्योंकि रात में मान लिया कि लाइट बिल्कुल नहीं है, लेकिन उनकी आंखों में क्योंकि रॉड सेल्स ज़्यादा है तो रॉड सेल्स में अपने आप में ही पहले से ही लाइट मौजूद है, तो वो आराम से देख पाते हैं। कोन्स क्या है? ये कलर सेंसिटिव सेल्स है। दे आर कोन शेप्ड सेल्स प्रेजेंट इन द रेटिना ऑफ एन आई व्हिच आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट or normal light. The cone cells of our retina also respond to colors. ये colors को respond करते हैं. In other words, cone cells cause the sensation of colors of objects in our eyes. तो हम जो colors को observe करते हैं वो cone cells की वजह से observe करते हैं कि हाँ जो हमको रंग बिरंगी दुनिया दिखाई देती है वो cone cells की वजह से दिखाई देती है। ठीक है, तो आज इतना ही कर लीजिए, बाकी फिर ह्यूमन आई वाला जो पोर्शन है वो कल करवाता हूँ। पेन की बिग शेप का कोई रीज़न होता है? नहीं, ये तो मतलब बायोलॉजिकली ऐसा ही है, तो ये तो ऑब्जर्वेटरी हो गया एक तरह से। ओके